जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर फर्स्ट के आज फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसमें आपको याद रखना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि बैरियर्स बहुत तरह के होते हैं और इस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप बीच में पॉज भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, और आपको लेना है पेन और वो ही रजिस्टर जिसमें आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं। Communication, the process of transferring or sharing of a message, may be data, information, feeling, views or knowledge from one source to another is called communication। ये हम जान चुके हैं communication क्या होता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया होता है। बैरियर्स क्या होते हैं? देखिए, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने अपनी बात रिसीवर तक पहुंचानी है, इसके बीच में कहीं भी कोई भी रुकावट आ सकती है। उन रुकावट को हम क्या कहते हैं? बैरियर्स कहते हैं। इन्हें डिस्टरबेंसेस भी कहा जा सकता है, हिंड्रेंसेस भी कहा जा सकता है, और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बीच में फ्लो को रोक देते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरत है। याद रखिए, बैरियर्स हमेशा अनप्लैन्ड होते हैं, इनको कोई प्लान नहीं करता, ये ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, और अनवांटेड होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे कम्युनिकेशन में कोई भी इफेक्टिवनेस जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बैरियर्स हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। बस हमें याद रखना है कि हम बैरियर्स को कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैरियर्स की ग्रोथ में काम आते हैं? सबसे पहले इमोशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये सबसे ज्यादा रुकावटें पैदा करते हैं। किसी का डर हो गया, निगेटिविटी हो गई किसी भी चीज को लेकर। सोशल स्टेटस हमारा बहुत ज्यादा बैरियर्स क्रिएट करता है एक दूसरे से बातचीत में, क्योंकि लैंग्वेज अलग हो सकती है, शब्दों का चयन अलग हो सकता है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। कल्चर हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैरियर्स में, क्योंकि हम एक दूसरे के कल्चर को समझते नहीं है और इसी वजह से बातचीत में हमें प्रॉब्लम रहती है। परसेप्शन यानी दृष्टिकोण अगर हमारे अलग अलग हो तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस यानी कि हम पुराने डाटा को देखते हुए गलत निर्णय ले लें, या फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर हो, इमोशनल हम बहुत ज़्यादा हों, इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आप बातचीत में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहें, या फिर आप किसी और चीज़ में परेशान हैं इन्वायरमेंट के, आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे कि आप किससे बातचीत करना चाह रहे हैं फ़ोन पर, लेकिन अचानक से पटाखों की आवाज़ आ गई, या फिर कहीं धूम धड़क्का बारात की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, तो इस वजह से ये बैरियर्स भी आ जाते हैं। लैंग्वेज का बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है, अगर आप सेम लैंग्वेज नहीं जानते हैं या शब्दों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं जानते हैं तो। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स कहाँ कहाँ पर उग सकते हैं, उगने का मतलब है कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। तो ये किसी भी स्टेप पर आ सकते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है आइडिएशन, फिर आता है एनकोडिंग, फिर आता है ट्रांसफर ऑफ मैसेज, फिर उसी एनकोडिंग के डिकोड करना पड़ता है, उसके बाद फीडबैक देना पड़ता है। ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में बैरियर जहाँ चाहे वहाँ आ सकते हैं, सेंडर की साइड से, रिसीवर की साइड से, एनकोडिंग करते समय, डिकोडिंग करते समय, या ट्रांसफर चैनल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कहीं भी आपको बैरियर्स मिल सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स कौन से होते हैं? देखिए, वो बैरियर्स जो सेंडर्स यानी भेजने वाले व्यक्ति, या रिसीवर यानी कि जो संदेश को प्राप्त करता है, उस लेवल पर जो व्यक्ति होता है, उस लेवल पर जो बैरियर्स होते हैं, उनकी वजह से उन्हें कहते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स। यानी सेंडर की वजह से हो या फिर रिसीवर की वजह से कोई अगर बैरियर आता है तो दे आर कॉल्ड इंट्रापर्सनल बैरियर। जैसे प्लानिंग की कमी हो गई, या बहुत सारे, एक मैसेज में बहुत सारी चीजें आपने लिख दी, या फिर शब्दों का आपने गलत चयन कर लिया, या जो शब्दों का चयन करके सेंडर ने भेजा वो रिसीवर को नहीं पता है। बहुत सारे रॉन्ग अजम्पशन हो गए, या इन्फ्रेंसेस गलत निकाल लिए जाते हैं, या तो सेंडर के द्वारा या रिसीवर के द्वारा। इसके बाद कैटेगोरिकल थिंकिंग, यानी कि हम सिर्फ एक ही कैटेगरी में सोचना पसंद करते हैं, दूसरों को हम सुनना भी पसंद ना करें, या फिर अलग अलग हमारे दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग अलग हो,
या फिर हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया चैनल्स का, यानी कि हमने अपने मन से सेंडर ने या रिसीवर ने, जिसने भी जो चैनल हमारा चल रहा था उसके बीच में सिलेक्शन हमारा गलत हो गया, तब भी ये इंटरपर्सनल बैरियर में आएगा। इंटरेस्ट नहीं है किसी का, सेंडर का इंटरेस्ट नहीं है अच्छे से मैसेज भेजने में, या रिसीवर का मन नहीं है मैसेज सुनने का, तो ये बैरियर आ सकता है इंट्रापर्सनल। इनअटेंटिवनेस, दोनों में से कोई भी अटेंटिव नहीं होगा तो ये बैरियर आ जाएगा। लिसनिंग स्किल पुअर होगा रिसीवर की तो ये बैरियर आ सकता है। या फिर सेंडर और रिसीवर के एटीट्यूड में क्लैश हो जाए, तो ये सारे बैरियर्स जो होते हैं क्योंकि सेंडर और रिसीवर के लेवल पर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स। अब अगर इंट्रापर्सनल बैरियर्स आए हैं तो फिर इनको दूर करने के तरीके भी तो हमें देखने होंगे। खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन दूर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे हमारी लिसनिंग जो बहुत एक्टिव हो जानी चाहिए, यानी हमें सुनना बड़े ध्यान से चाहिए लिसनर को, तो ये बैरियर्स कुछ खत्म किए जा सकते हैं। या फिर जो सेंडर है वो अप्रोप्रिएट चैनल का यूज करे, या सही शब्दों का सिलेक्शन करे, या प्रॉपर मैसेज बनाए, तो इस तरीके से ये इंट्रापर्सनल बैरियर्स को हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा, ईगो को थोड़ा साइड में रख दे। जब हम एक बातचीत कर रहे हैं तो हमारी पूरा का पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन का होना चाहिए, मैसेज पर होना चाहिए। वो इंट्रापर्सनल बैरियर था और ये इंटरपर्सनल बैरियर है, दोनों में डिफरेंस है। वो इंट्रा है और ये इंटर है। इंट्रापर्सनल बैरियर सेंडर और रिसीवर के लिए आया था, तो इंटरपर्सनल बैरियर ट्रांजैक्शन लेवल पर आएगा, यानी ट्रांसफर चैनल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस बैरियर को आप इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। जैसे वोकैबुलरी का कम होना, कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी होना, यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करना सिर्फ, बाकी को छोड़ देना, या फिर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैच ना कर रहे हो, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि संदेश को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने में बीच में जो डिस्टर्बेंसेस होंगे दे आर कॉल्ड इंटरपर्सनल बैरियर्स। इसमें पुअर स्पीकिंग या लिसनिंग स्किल भी आ सकती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हो सकता है तुतलापन हो, या प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो, या फिर लिसनिंग स्किल कमजोर हो, तो इस तरीके से ये बैरियर्स आ जाते हैं। इसमें इमोशनल आउटबर्स्ट भी रहते हैं, यानी कभी कभी क्या होता है जब हम बात करना चाहते हैं तो इमोशनली हम इतने डाउन हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सही से बात ही ना बता पाए। कल्चरल वेरिएशन की वजह से भी इंटरपर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं। अब आता है कि इंटरपर्सनल बैरियर्स को कैसे खत्म करें। नंबर एक, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉपर मैच होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो ही आपके फेस से नजर आना चाहिए, आंखों से नजर आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल करके हम इस बैरियर पर काबू पा सकते हैं। दूसरे के कल्चर को अगर हम समझ लेंगे तो इंटरपर्सनल बैरियर बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम वोकैबुलरी बढ़ा लेते हैं अपनी, तो शब्दों को समझ लेंगे, और अगर सही से शब्द समझ में आ जाएंगे तो उनके मीनिंग हमको पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से भी इंटरपर्सनल बैरियर्स कम किए जा सकते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन आपको आएगा वो बैरियर टाइप्स पर आ सकता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जितने टाइप्स के बैरियर होते हैं हमने उनको यहाँ पर अलग अलग करने का आपको बताया है। जैसे फिजिकल बैरियर्स अलग होते हैं, इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, सीमेंटिक बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्रॉस कल्चर बैरियर, सोशल बैरियर और नॉइज। ये सारे बैरियर्स हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैरियर कौन से होते हैं? वो बैरियर्स जो टाइम, प्लेस, नॉइज या स्पेस को लेकर आते हैं, यानी हमारी सराउंडिंग कैसी है, बैठने की जगह सही है कि नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, लाइटिंग कैसी है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा कई चीज़ों से जो आसपास के सराउंडिंग में हमारे पास हैं, क्या इम्प्रॉपर टाइम तो नहीं है, यानी कि सब लोगों के काम का समय और आप अपनी बात कहनी शुरू कर दी, तो आप प्रॉपर टाइम भी देखेंगे, यानी इसमें टाइम भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। इसके अलावा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है, फैसिलिटी जो है जो मिलनी थी उस वो अभी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सारे फॉल्ट सिस्टम में अगर हैं, तो ये सारे फिजिकल बैरियर होते हैं, यानी जो सामने से दिख रहे हैं आपको, दोज बैरियर्स आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स पर आप किस तरह काम करेंगे, इनको किस तरह से कम किया जा सकता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें। सुटेबल प्लेस को पहले ही देख लें कि भैया ये प्लेस बैठने के लिए सुटेबल है या नहीं है, प्रेजेंटेशन के लिए सही है या नहीं है। कोई भी अगर ऑब्स्टिकल है आसपास तो उसको आप हटवा दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट सही करिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए,
और ऑडिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हवा का आदान प्रदान है कमरे में या हॉल में जहां भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई भी ऐसा इशू नहीं हो जो मशीन को लेकर हो या टेक्निक्स को लेकर हो। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिजिकल बैरियर बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। फिर होता है एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर में सारा एनवायरमेंट आ जाता है, जैसे कि हवा का सर्कुलेशन कैसा है, क्रॉस वेंटिलेशन है कि नहीं है प्रॉपर। अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो क्या एसी का वहां पर प्रबंध है या नहीं है, लाइटिंग कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वेदर कोल्ड है या फिर रेनी है, जैसा भी है, रेन है कि नहीं है, और सारी चीजें जो एनवायरनमेंट में वो डिस्कम्फर्ट तो नहीं कर रही हैं। अगर डिस्कम्फर्ट कर रही हैं तो वो बैरियर के रूप में काम आएंगी। सपोज करिए आपने एक प्रेजेंटेशन रखी है जून के महीने में और वो भी खुले पेड़ के नीचे रख लिया, वहां बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा, तो नेचुरली वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। जब आपको सुनेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन किस काम का। एनवायरमेंटल बैरियर्स को कैसे खत्म किया जा सकता है, देखिए लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप कि अगर घटा छाई हुई है, लाइट कम है, तो आप कोशिश करें कि आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू उसको मैनेज कर लें आप। या इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर हीट या कोल्ड बहुत ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए आप कवर्ड एरिया को लें ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से दी जा सके। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो ऑड रहे इन्वायरमेंट के साइड से, अचानक से बारिश हो रही है या अचानक से बहुत तेज धूप निकल रही है या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, तो उसको कवर करने के लिए आपने जहां पर भी अपनी मीटिंग को सेट किया, प्रेजेंटेशन को सेट किया हुआ है, वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट इस चीज का होना चाहिए कि अगर बारिश हो गई तो उससे कैसे बचा जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है तो उससे कैसे बचा जाए, पानी का अरेंजमेंट कैसे रखा जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो उससे बचने के लिए एसी वगैरह का इंतजाम हो। तो एनवायरमेंटल बैरियर को इसी तरह से खत्म किया जा सकता है। सीमेंटिक बैरियर, वो बैरियर जो शब्दों की वजह से गड़बड़ कर दें हमारी कम्युनिकेशन में, उनको सिमेंटिक बैरियर कहा जाता है। ये स्पेलिंग्स की वजह से हो सकते हैं या प्रोनाउंसिएशन की वजह से या फिर शब्दों के मीनिंग की वजह से, जैसे कि होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनिम्स। इसके अलावा डिनोटेशन मीनिंग हो गया या कॉनोटेशन मीनिंग हो गया, इनके बारे में अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। इन सब की वजह से भी कभी कभी बैरियर्स आ जाते हैं और इन बैरियर्स को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, जो लैंग्वेज या शब्दों की वजह से होते हैं। जैसे होमोफोन्स, होमो मीन्स सेम और फोन मीन्स साउंड, यानी जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे बाय, बाय और बाय, बोलने में तीनों एक से हैं लेकिन मीनिंग तीनों के अलग हैं। होमोग्राफ, होमो मीन्स सेम और ग्राफ मीन्स स्पेलिंग, यानी जिनकी स्पेलिंग सेम होती है दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। जैसे ये जो आपने LIVE देखा है, इसके प्रोनाउंसिएशन है लिव, यू विल डेफिनेटली लिव टू सी द लाइव। अब सेम स्पेलिंग है LIVE, लेकिन मैं इसको यहाँ पर लाइव बोल रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको लिव बोल रही हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गई, स्पेलिंग सेम हो गई। होमोनिम्स, इसमें स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, मीनिंग तो तीनों में ही आपको पता है अलग होता है। जैसे कि राइट, योर डिसीजन टू टेक राइट टर्न, यहाँ पे है दाई साइड, वॉज राइट, इसका मतलब है सही। वी रीच्ड एट राइट प्लेस, हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं, तो इसलिए एक राइट जो है यहाँ पर RIGST लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो दे आर होमोनिम्स। अब डिनोटेशन और कॉनोटेशन मीनिंग का क्या मतलब होता है। डिनोटेशन का मतलब होता है जो लिटरल मीनिंग होता है किसी शब्द का, और कॉनोटेशन मीनिंग क्या होता है जो हम किसी चीज से एसोसिएट कर देते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, चीप। चीप का मीनिंग क्या होता है, सस्ता। द स्टफ इज नॉट गुड, इट इज चीप, ये अच्छा नहीं है स्टफ, ये बिल्कुल खराब है। यहाँ पर चीप का मीनिंग हो गया खराब। लेकिन अगर मैं इस शब्द को कहूँ द स्टफ इज गुड एंड चीप टू, तो यहाँ पर चीप का मतलब खराब नहीं है, यहाँ चीप का मतलब हो जाएगा सस्ता। तो ये इसका कौन सा मीनिंग हो गया, कॉनोटेशन मीनिंग हो गया। ये हम अटैच करके देख रहे हैं गुड के साथ, और जबकि इसको हम क्या बता रहे हैं, डिनोटेशन मीनिंग बता रहे हैं। चीप मतलब क्या होता है, खराब होता है। अब सिमेंटिक बैरियर को किस तरह से खत्म कर सकते हैं भाई, जब लैंग्वेज को लेकर ये बैरियर है तो हमें लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे वोकैबुलरी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।
लैंग्वेज बैरियर्स कब आते हैं? लैंग्वेज अलग हो, बोलने वाला सिंधी हो, सुनने वाला गुजराती हो या फिर महाराष्ट्री हो, तो ये फर्क आ जाता है। अनफेमिलियर शब्दों का प्रयोग करेंगे तब ये प्रॉब्लम आ जाएगी। जार्गन्स यानी कि स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के, अगर उनका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं सामने वाले को समझ नहीं आएंगे। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला अपने शब्दों का प्रयोग करेगा, वो डॉक्टर को समझ नहीं आएंगे। डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, वो कंप्यूटर वाले को समझ नहीं आएगा। तो दीज आर कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर्स। ये कभी कभी प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन की वजह से भी आ जाते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। तो लैंग्वेज बैरियर्स को किस तरह खत्म किया जा सकता है? धीरे बोलिए, क्लियरली बोलिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिफिकेशन दीजिए उस चीज का, शब्द को लेकर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग को फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए, समझ में आया, आप समझ गए ना, और डिटेल में बताऊं दूसरी तरीके, इस तरह से आप चेक करते रहिए। स्पेसिफिक रहिए, बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो सामने वाले के बिल्कुल सिर के ऊपर से उतर जाए। करेक्ट लैंग्वेज का यूज कीजिए और पेशेंट रहिए, धैर्य बनाए रखिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? जो शरीर के अंगों से संबंधित आपके बैरियर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे डिस्कम्फर्ट है, आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी भी हिस्से में दर्द है उसकी वजह से, या आपके शरीर जो है, आपकी तबीयत खराब है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी आई साइट पुअर है, या आपकी हार्ड हियरिंग है यानी आप कम सुनते हैं, तो जो भी शरीर से संबंधित डिस्कम्फर्ट होंगे उनकी वजह से आने वाले बैरियर्स क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहलाते हैं। ओवरकम कैसे किया जा सकता है? देखिए, पुअर आई साइट है तो स्पेक्ट्स लगा लीजिए, हार्ड हियरिंग है यानी कम सुनाई देता है तो हियरिंग एड्स लगा लीजिए। आपकी अगर तबीयत खराब है तो कोशिश करें उस समय आप बातचीत ना करें, मीटिंग थोड़े टाइम के लिए टाल दें आप, या कोई और डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में है तो पहले उसका इलाज करें, उसके बाद आप कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें भाग लें। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? जो मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। अब ये शारीरिक नहीं रहे, अब ये मस्तिष्क से संबंधित हो गए, इमोशन से संबंधित हो गए। जैसे इमोशंस हो गए, डिस्ट्रेस हो गया, यानी जो स्ट्रेस खराब होता है, जो बिल्कुल आपको टेंशन में डाल देता है। एटीट्यूड जो होता है वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। सोशल स्टेटस जो होता है कभी कभी साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर ही आता है, क्योंकि आप हर चीज को सोशल स्टेटस पर तोलकर देखना शुरू कर देते हैं। माइंड सेट जो होता है अगर वो क्लोज्ड है, यानी आप केवल अपने ही डायरेक्शन में सोचते हैं, आप किसी दूसरे थॉट को वेलकम नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा बैरियर ये हो जाता है। आपकी थिंकिंग बहुत नैरो है, आप जिस प्लेस पर रहते हैं केवल उसी के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को आप देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल बैरियर्स लेकर आती हैं। ओवरकम कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन और कमिटमेंट टू चेंज। कोशिश करिए आप अपने आप को अपडेट करते रहें, चेंज करते रहें अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, सिचुएशन एंड प्लेस। दूसरी बात है कि आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने पीयर यानी अपने साथ वालों का या अपने मेंटर का सपोर्ट लेकर देखिए, क्या पता चीजें कुछ चेंज होनी शुरू हो जाए। कोशिश करिए आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं, आपके माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कोई अच्छी सी हॉबी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो काम आप कर सकते हैं। तो ये सब करने से आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स कम हो जाते हैं। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी ये वो बैरियर होते हैं जो किसी भी तरह के हो सकते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, लेकिन ये इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जैसे ट्रांसफर स्टेशन बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, यानी जितने ज्यादा ट्रांसफर स्टेशन होंगे मैसेज को पहुंचाने के, उतने ही ज्यादा बैरियर्स आने की संभावना रहती है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, यानी हम दूसरे के बारे में किसी और से कुछ सुनकर या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर कर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि रिकॉर्डिंग हम सही से ना कर पाए, मैसेज कुछ आया हम उसको समझ कुछ और रहे हैं, इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा गैप हो जाए, तो ये फियर हो सुपीरियर्स का, या वर्क का ओवरलोड हो जाए, या फिर जो आपका सुपीरियर है वो आप पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखता हो, यानी आपको दबा कर रखता हो बहुत ज़्यादा, आपको बिल्कुल भी अपनी बात कहने का मौका ना देता हो, या फिर कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर ही पुअर हो, जो जिसकी मर्जी है जैसे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है, तो इन सभी बैरियर्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में रख सकते हैं। तो इन
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओपन और फेयरलेस कम्युनिकेशन कर दीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जिसको जैसा लगता है वो आके डायरेक्ट हमें बता सकता है। या फिर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रखिए, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर चैनल ना लगाइए। कोशिश करिए कि डायरेक्ट या सेंट्रलाइज्ड कोई चीज़ हो। अवॉइड करिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को। कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन आती है जब जहाँ जैसे उसको तुरंत ही पास कर दें आप, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, ताकि वो अपने आप को थोड़ा लाइट महसूस करे और कम्युनिकेशन को ठीक से पास कर सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, ताकि कहीं भी इंफॉर्मेशन कोई रुके ना या उसमें कोई रुकावट ना आ पाए। मीटिंग टारगेट जो है फ्लेक्सिबल, यानी कि जब आप किसी एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कोशिश करें कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल रहे। क्रॉस कल्चर बैरियर्स यानी वो बैरियर्स जो कल्चर की वजह से आते हैं सबसे ज़्यादा। और जैसे कि वैल्यूज जो है या बिहेवियर जो होता है, एक कल्चर में एक बिहेवियर और वैल्यू को अच्छा माना जाता है दूसरे कल्चर और बिहेवियर की वजह से। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप कि शहरों में आमतौर पर लेडीज और जेंट्स का हाथ मिलाना एक आम बात है, लेकिन गांव में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है, अपने प्लेस के अपने बिहेवियर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हम दूसरे की वैल्यू को समझना नहीं चाहते, हमें अपनी वैल्यूज ही अच्छी लगती हैं। ट्रेडिशन अलग अलग हो सकते हैं, सोशल रिलेशन अलग अलग हो सकते हैं, लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, जेस्चर यानी इशारों के तरीके भी एक लैंग्वेज एक कल्चर में सही माने जाते हैं, वही इशारे दूसरे कल्चर में भद्दे माने जा सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी कंसेप्ट जो होता है, यानी कि दो लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्रॉस कल्चर बैरियर के रूप में काम करता है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो कल्चर के साथ साथ चेंज हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी कभी कभी बैरियर्स आ जाते हैं। और टाइम जो होता है ये भी क्रॉस कल्चर बैरियर का ही हिस्सा होता है, कि समय का आप किस तरीके से कितना ध्यान रखते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं तो एक गलत फहमी होती है कि जो बड़े लोग होते हैं ना वो कभी समय पर नहीं आते। अगर आपको 10 बजे का इनविटेशन मिला हुआ है कि ये प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा, तो 10:30 बजे पहुंचे, तभी आपकी इंपॉर्टेंस है। आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो देखिए कितना बड़ी भ्रांति है किसी एक कल्चर की, जबकि दूसरे कल्चर में अगर आप समय पर नहीं आते हैं, 10 बजे का मतलब आप 10 बजे तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपको एक खराब व्यक्ति माना जाता है। तो टाइम भी जो है वो कल्चर बैरियर का हिस्सा हो जाता है। कल्चर बैरियर से हम किस तरह से बच सकते हैं? नंबर एक, सबसे पहले हर किसी के लिए रिस्पेक्ट रखना सीखिए, वो चाहे कितने भी किसी भी तरह के कल्चर से आया हुआ हो। उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए ताकि आप दूसरे के एनवायरनमेंट में भी फिट हो सकें। अपने एनवायरनमेंट को खोए ना, अपने कल्चर को ना खोएं, लेकिन दूसरे के एनवायरनमेंट को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जो जैसा कर रहे हैं उनको समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा कोशिश करें आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो समय समय पर अटेंड कर लें, और उसमें कल्चर के बारे में एक दूसरे के बारे में बात कर सकें। ग्रुप में हमेशा काम करें, और जल्दी जल्दी आप मीटिंग करें उन लोगों के साथ जो अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं। सोशल बैरियर्स, ये बैरियर्स कौन से होते हैं? एज ग्रुप, जेंडर का अलग अलग होना, हर जेंडर के लिए एक अलग से काम डिसाइड कर लेना, लेडीज ये करेंगे, जेंट्स ये करेंगे, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब सोशल बैरियर में आता है। इकोनॉमिक स्टेटस, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये गरीब है, ये अमीर है, इसकी जाति अलग है, ये सब सोशल बैरियर के काम है। मैरिटल स्टेटस भी एक सोशल बैरियर हो सकता है। कास्ट, कलर, ये सारी चीज़ें सोशल बैरियर में आती हैं। यानी हम इन चीज़ों को लेकर भी एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, या ठीक से बात नहीं करते, या रूडली बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा विनम्र होकर बात करते हैं। वो भी बहुत सारे बैरियर्स लेके आते हैं। सोशल बैरियर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जितना भी आपके सोशल में लाइव्स हैं, आप सबके रिस्पेक्ट करिए, irrespective of their age, irrespective of their जेंडर, irrespective of their कलर, कास्ट, क्रीड, किसी भी चीज़ को छोड़िए, बस ये मानिए वो एक मानव है और आप भी एक मानव है, और दोनों को उतनी रिस्पेक्ट की आवश्यकता है। ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। बायसनेस बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए सब चीज़ों को लेकर। बैलेंस करिए नेचुरल सिस्टम को, यानी आप बहुत ज़्यादा घृणा या बहुत ज़्यादा
गिरकर या फिर बिल्कुल हीन होकर काम नहीं कर सकते, आपको बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा। हमेशा दूसरों की लाइफ में टांग नहीं अड़ानी है, आपने स्पेस देना। मैंने बताया था ना प्रॉक्सिमिटी, अगर आप प्रॉक्सिमिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं तो सोशल बैरियर आ जाता है। उस बैरियर से बचने का एक ही तरीका है, दूसरों को भी स्पेस दीजिए, वो अपनी जिंदगी थोड़ा जी ले, थोड़ा सा आप अपनी जिंदगी दे दीजिए, डिस्टर्ब ना करें। नॉइज, पूरा एक क्वेश्चन आता है बड़े वाला, डिफाइन नॉइज एज अ बैरियर। नॉइज को बैरियर क्यों माना जाता है? आप कहीं पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, अचानक से बहुत तेजी से पीछे से आवाज आती है और आप जो बातचीत कर रहे होते हैं उसमें सारे शब्द उस शोर में खो जाते हैं, तो नॉइज भी तो एक बैरियर हो गया। तो नॉइज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बैरियर है और ये कॉमन बैरियर्स में से आता है। इट इज एनी रैंडम डिस्टर्बेंस, कोई भी किसी भी तरफ से आने वाला एक छोटा सा डिस्टर्बेंस है। नॉइज कितनी तरह की होती है हम देखिए, हमें तो लगता है नॉइज बस एक होती है जो गले से निकलती है या फिर जो तेज आवाज होती है। नॉइज बहुत तरह की होती है, आप ये बात जान लीजिए। जैसे फिजिकल नॉइज होती है, इंटरप्शन लोगों के द्वारा, जैसे कि तेज आवाज में बोलना या चिल्लाना या गाना गाना, ये इंटरप्शन जो होते हैं लोगों के द्वारा, ये भी नॉइज है। टेक्नोलॉजी के जो इंटरप्शंस होते हैं वो भी नॉइज में आते हैं, जैसे टेलीफोन की रिंग हो गई, आप बातचीत कर रहे हैं, अचानक टेलीफोन बज गया तो आपने बातचीत अपनी रोक दी, तो ये भी तो बैरियर हो गया एक तरह का। ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, सोशल मीडिया, इनके रिंगटोन बजनी शुरू हो गई तो भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्सटर्नल नॉइज जैसे ट्रैफिक की नॉइज हो गई या नियर बाय किसी कोई भी शोर, किसी सामान को खिसकाने का शोर, दरवाजे को पटकने का शोर, विंडोज के खुलने का शोर, कोई भी ऐसा साउंड जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इंटरनल नॉइज भी होती है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नॉइज, वो कौन सी होती है कि आपके जो ईयर्स हैं आपने उनमें ईयरबड लगा लिया तो फिर आपको सुनाई तो देगा नहीं ना कुछ, तो इसलिए ये फिजियोलॉजिकल नॉइज में आ जाता है। साइकोलॉजिकल नॉइज, आपके विचार कहीं इधर उधर भाग रहे हैं और आप सामने वाले के पास बैठे हुए से सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली में आप सुन नहीं रहे हैं, वो कौन सा बैरियर हो गया? नॉइज बैरियर हो गया, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है और आप सामने की साइड बैठे हुए हैं। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन में जो बैड हैंड राइटिंग होती है ना, गंदी हैंड राइटिंग जो होती है जिसे समझा नहीं जा सकता, वो भी नॉइज का ही एक हिस्सा होता है। आपको याद रखनी है ये चीज कि गंदी लिखाई भी नॉइज का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली नॉइज का मतलब होता है डिस्टरबेंस, वो किसी भी तरीके का हो। सो इसलिए नॉइज इज अ वेरी कॉमन disturbance. It can be found in handwriting, it can be found in techniques, it can be found in body, it can be found in um, mind, it can be found external in environment. किसी भी तरह का डिस्टरबेंस कहीं भी है, इट इज कॉल्ड सिंपली नॉइज। नॉइज बैरियर को आप किस तरीके से हटा सकते हैं? जो सोर्स है नॉइज को उसे पता करें, उसको खत्म करने की कोशिश करें। फिजिकल रिसोर्सेज या डिस्ट्रैक्शन को कोशिश करें दूर ले जाएं जब आप किसी से इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं। विंडोज को आप बंद सकते हैं, दरवाजों को आप बंद कर दीजिए अगर आपको लग रहा है आसपास ज़्यादा शोर है तो। टेक्निक्स जो होती हैं यानी टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सही से काम करनी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जो आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं समझ में नहीं आए किसी को तो उसको हटा दीजिए, तो नॉइज को आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए आप रिटन नॉइज हटा दीजिए। अब आप समझ गए रिटन में नॉइज का क्या मतलब होता है, यानी कि आप अपनी राइटिंग अच्छी कर लीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वीडियो वाकई थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बैरियर्स बहुत होते हैं, फिर भी मैंने कोशिश किया मैं इसको जल्दी से खत्म कर दूं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि बैरियर्स क्या होते हैं। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, आप उसको विजिट कर सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।